हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट टाइम जो अपना टॉपिक लिया था उससे हम आज आगे बढ़ेंगे और हाँ आज हम फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिएक्शन हम इसमें क्या लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होती है। उससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को लेने से पहले हम ये समझना जरूरी है हम लोगों के लिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म होने में जो इंटरमीडिएट बनता है, जो पार्टिसिपेट करता है, वो क्या है, उस चीज को समझना जरूरी है कि वो इंटरमीडिएट कैसे बनता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का फंडामेंटल क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब वो किसी रिएक्शन में जाता है और उस पर कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट हम कह सकते हैं, अटैक कर रहा है, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है और उस इंटरमीडिएट के बाद सेकंड स्टेप में आपका प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनता है। तो हम क्या इसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या, एक डिटेल स्टडी है, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन है रिएक्शन का, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन की इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी इनर्जेटिक्स ऑफ दैट रिएक्शन ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। इस सब की डिटेल स्टडी जो हम करते हैं वो कहां आती है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आती है और ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब एक रिएक्टेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट में to form the product, this that is complete phenomenon is called reaction mechanism। जब रिएक्टेंट स्टार्ट किया वहां से प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक के बीच में जितना भी पूरा फिनोमिनन होता है, चाहे वो एनर्जेटिक्स ऑफ मॉलिक्यूल हो, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग की, चाहे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, उसको हम कैसे शो करेंगे, वो पूरा फिनोमिनन जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट आपका होता है। तो यहां पे हमें समझना जरूरी है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हमने कहा, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती कैसे है, तो यहां पे दो तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। ये सिमेट्रिक बॉन्ड ब्रेकिंग, एसिमेट्रिक बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करे, जब उसका ब्रेकिंग इस तरीके से हो कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सिमिलर काइंड की मॉइटी बने, तो वो होमोलिटिक फिशन होता है। और जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसका डिफरेंट तरीके से हो कि एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दो एटम जो एक दूसरे से अटैच हैं, उनमें से कोई एक एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू अदर एटम, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर अलग हो जाए, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो ऐसा फिशन जो होता है वो उसको हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं और ये अनसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक के पास चला गया और दूसरे के पास नहीं गया, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे फिशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन। ठीक है, तो इसको हम आगे लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में तो हम सब इसको समझते हैं कि आपका टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन, टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन। तो इसमें हमने सबसे पहला क्या आपको बोला कि सबसे पहला जो है हमारा फर्स्ट वो होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक फिशन। ठीक है, होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज एग्जांपल ये कोई ए मॉलिक्यूल है और इनके बीच में ये दो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं और यहां से ब्रेक हो जाए और आपका एक ये प्लस बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, तो इस तरह के फिशन को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिशन बोलते हैं। और ये जो बना इसके अंदर ये दोनों क्या है, ये दोनों है फ्री रेडिकल, ये दोनों आपके क्या है, फ्री रेडिकल। इसमें क्या बनते हैं, आपके फ्री रेडिकल बनते हैं। ये सिमेट्रिकल फिशन है और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, ये फ्री रेडिकल जो है आपका न्यूट्रल स्पीसीज है, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ठीक, ये हो गया आपका होमोलिटिक फिशन। अगर यहीं पर दूसरा जो आपका है, दूसरे को मैं एग्जांपल के तौर पर लूं, होमोलिटिक फिशन हो गया हेटेरोलिटिक फिशन। सेकंड हेटेरोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन
इसको आप समझेंगे अगर हेटेरोलिटिक फिशन को, तो आपका ये ए और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है बी। अब क्या हो, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के, ठीक है, मैं इसको 2 तरीके से लिखता हूं। अब क्या होगा, ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर। ठीक है, अब वो 2 तरीके से कैसे ब्रेक होगा उसको ऐसे समझ लीजिए। अगर जब आपका ये ब्रेक हुआ, एक बना आपका ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, और एक दूसरे केस में आपका बना ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव। अब यहां पर क्या है, व्हेन, इसको हम कैसे समझेंगे कि जो ये बी है, ये इस केस में, अगर इस फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं जो पूरा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का कहां ले जा रहा है, बी पे, तो ये क्या है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हेन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, जब बी जो है वो ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब ये वाला होगा, और जब ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा। तो व्हेन ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो आपका ए नेगेटिव बनेगा और बी पॉजिटिव बनेगा, और इस केस में आपका बी नेगेटिव बनेगा और ए पॉजिटिव बनेगा, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये, अब इसमें क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहा है, वो किसी एक एटम की तरफ जा रहा है, अनसिमेट्रिकल है। अब इसमें 2 तरीके की चीज बनती है, आपका एक नहीं बनता, यहां पर 2 डिफरेंट वो बनते हैं। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो तो कहलाएगा आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाएगा, कार्बन आयन। ठीक है, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन, या ठीक है, कार्बोकैटायन या कार्बन एनायन, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकैटायन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन आयन। तो ये 2 स्पीसीज इसमें बनती है, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। ठीक है, ये आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर देता हूं और देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसके पहले कि ये सब चीजें हमें समझनी है, तो इसमें हमें एक चीज और समझनी होगी कि हम जितना भी मूवमेंट, अभी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ ऐसे एरो दिखाए, कुछ ऐसे एरो दिखाए, कुछ सीधे एरो दिखाए, तो उन एरोज का भी कुछ मीनिंग है। वो एरोज का मीनिंग क्या होता है, वो बताता है, जब कर्व्ड एरोज हो तो उसको हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि हम इलेक्ट्रॉन एक एटम से एक बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसे कर्व्ड एरो से शो करेंगे, एटम टू बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है तो भी उसे कर्व्ड एरो से शो करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हाफ कर्व्ड एरो से शो करेंगे। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग कर्व्ड एरो से, कर्व्ड नोटेशन से इसको हम शो करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नोटेशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नोटेशन। ठीक है, तो उसको हम कैसे शो करते हैं, कर्व्ड एरो से, शोड बाय कर्व्ड एरो लाइक दिस। ठीक है, शोड बाय कर्व्ड एरो। तो उसमें क्या होता है कि अब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है, सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई पाई बॉन्ड है, कोई एक्स एटम है, उस पे एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बॉन्ड, पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड हो रही है, तो हम उसे ऐसे शो करेंगे कि भैया ये यहां से कहां चला गया, ये यहां से इस साइड चला गया एक्स एटम के, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स
सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है एडजेसेंट एटम की दूसरी साइड में, अनदर साइड में। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर एटम टू बॉन्ड हो, सॉरी बॉन्ड टू एटम हो, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे कि भैया ये गया इस पे, ठीक है, ये गया इसके पास। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर इसका क्या बन जाएगा, x, और एक नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और ये बन जाएगा। अब इसकी शिफ्टिंग अगर हम फर्दर शो करेंगे, ठीक है, फर्दर इसकी शिफ्टिंग शो करेंगे कि यहां से अब ये शिफ्टिंग हो रही है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एटम के ऊपर, एडजेसेंट एटम के ऊपर, फिर एडजेसेंट एटम से इसके ऊपर होगी, एडजेसेंट बॉन्ड के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये फिर से यहां पर आप शो कर सकते हैं कि अब वापस यहां पे डबल बॉन्ड आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम शो करते हैं। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है एटम के पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भी होंगे और नॉन बॉन्डिंग में भी होंगे, जिनकी कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम डॉट में शो करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर सपोज इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करना है, ये हो गए, ठीक है। यहां पर ये होंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां शो कर दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रहे, ठीक है। ऐसे ये डॉट में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन शो हो रहे होंगे डॉट में हम वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो सारे कहलाएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि भाई डिसोसिएशन, किसी एटम का डिसोसिएशन हो रहा हो, होमोलिटिक डिसोसिएशन, या फिर कोई एटम किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कि इथेनॉल फॉर्मेशन बाय इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इथेनॉल फॉर्मेशन को इथाइल ब्रोमाइड से, सपोज ये अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड को हम क्या लिखते हैं, CH3CH2Br। अब दोनों में कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है वो ये है, तो जब इसकी प्रेजेंस में ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा तो ये यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड इसके साथ मूव कर जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3CH2OH प्लस Br नेगेटिव। अब ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया और हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो इथेनॉल हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये इथेनॉल है और ब्रोमाइड Br नेगेटिव हमारा नया न्यूक्लियोफाइल बन गया इसके अंदर। तो ये हो गया एक एग्जांपल इस चीज का कि भैया कैसे बॉन्ड का मूवमेंट या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, या तो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा या उसका होमोलिटिक फिशन भी होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा किसी चीज का। जैसे मैं क्लोरोमीथेन का डिसोसिएशन ले लेता हूं, ठीक है, क्लोरोमीथेन का डिसोसिएशन ले लेता हूं। क्लोरोमीथेन का डिसोसिएशन कैसे होगा, क्लोरोमीथेन क्या है, CH3Cl, ये मिथिलीन क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब अगर इसका डिसोसिएशन ऐसे हो कि भैया अब डिसोसिएशन हो रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो लाइट की प्रेजेंस में होगा या हीट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। यहां कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, कोई रिएजेंट नहीं चाहिए, ये होगा कि ये हाफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा। मैंने कहा था ना हाफ कर्ड एरो से शो करते हैं जब फिशन होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, CH3 एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और प्लस Cl एक इलेक्ट्रॉन ये लेके अलग हो गया, ठीक है। तो ये हाफ एरो से हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसको हम क्या भी बोलते हैं,
सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इसको हम हाफ एरो से इसको हम शो करते हैं, हाफ एरो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। ठीक है, अब इसमें इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन बताया था कि होमोलिटिक फिशन में जो मॉइटी बनती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लेके बनती है, वो एक तरीके से फ्री रेडिकल है। ठीक है, वो फ्री रेडिकल हम पढ़ेंगे पहले, फ्री रेडिकल। देन उसके बाद हेटेरोलिटिक फिशन में जो कार्बन आयन और कार्बोकेटायन बने उसको लेंगे। तो हमारे यहां पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, तो भैया नाम से समझ में आ रहा होगा कि मिलते किससे हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय होमोलिसिस, बाय होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन। बाय होमोलिसिस, ये होमोलिसिस से बनते हैं ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बाय होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक्स एटम पे और एक दूसरा वाई एटम पे चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिसिस, एक्स वाई, और यहां से इसका लाइट की प्रेजेंस में फिशन हुआ, तो एक्स फ्री रेडिकल प्लस वाई फ्री रेडिकल बन गया। तो ये क्या हो गया, होमोलिटिक फिशन। और ये क्या बन गए, ये सब क्या है, फ्री रेडिकल। यही क्या कहलाते हैं, ये आपके फ्री रेडिकल बन गए। जब ये फ्री रेडिकल बन गए, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, होमोलिसिस फिशन से बनते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट से बनते हैं, हीट से बनते हैं, या कोई भी फ्री रेडिकल का सोर्स दूसरा अगर कुछ जो फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता हो। बहुत सारे रिएजेंट ऐसे हैं जो फ्री रेडिकल भी जनरेट करते हैं, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल अगर कोई सोर्स मिल जाए तो ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, किस किस वेपर फेज में या वेपर फेज में या गैसियस फेज में ये आपको मिलेंगे, वेपर फेज में मिलेंगे या गैसियस फेज में मिलेंगे। एक्सट्रीमली रिएक्टिव, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल यानी एक्सट्रीमली रिएक्टिव, एक्सट्रीमली रिएक्टिव हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, और एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीसीज है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, वेपर फेज में मिलेंगे या गैसियस फेज में मिलेंगे। ठीक है, वेपर फेज में मिलेंगे या गैसियस फेज में मिलेंगे। अब इनकी स्टेबिलिटी और नॉर्मली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज हैं, न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन, इनको और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं, क्योंकि एक नंबर जो इनके आउटर मोस्ट शेल में अभी इलेक्ट्रॉन है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं रहता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट फॉलो नहीं बनाते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी जो होती है, वो स्टेबिलिटी इनकी डिपेंड करती है कि उसके साइड में किस तरह का फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, या जितना वो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सॉरी, हाइपर कंजुगेशन यहां पर नहीं, हाइपर, ये स्टेबिलिटी जो होती है इनकी, जितना ज्यादा हिंडर्ड फ्री रेडिकल बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल वो रहेगा। ठीक है,
इसको ऐसे कह सकते हैं हम, जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है, क्योंकि वहां पे बेंजाइल फ्री रेडिकल में क्या होती है, रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस की वजह से, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल वाला। ठीक है, तो आपका जो बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा CH2 फ्री रेडिकल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या होगा, CH3 C फ्री रेडिकल, देन उसके बाद आपका CH3 होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, देन उसके बाद आपका CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और लास्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा मिथाइल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी इसकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऐसे हो जाएगी। ये तो क्या है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल का मीन्स लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और ये लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम, मींस मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है। ठीक है, ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्शन में, और ये बहुत स्लोली रिएक्शन करेगा। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है कि ये क्या है, ये स्टेबलाइज करता है उसको, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप अटैच है, 3 मिथाइल अटैच है, तो इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली 2 मिथाइल के से ज्यादा होगी, देन 1 मिथाइल से, और देन लास्ट में वहां सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच है, तो उसके कंपैरिजन में इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये इसका स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, अब इनको फ्री रेडिकल का इनहिबिटर भी होते हैं, कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो इनको इनहिबिट कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन अगर हम किसी रिएक्शन में ऐड कर दें। ठीक है, क्या ऑक्सीजन अगर हम किसी रिएक्शन में ऐड कर दें तो वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो सकती। कैटेकॉल हाइड्रोक्विनोनी, कैटेकॉल हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन। तो अगर ये हम रिएजेंट वहां पे, या डाइफिनाइलामीन भी एक रिएजेंट है, डाइफिनाइलामीन, ये अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर ऐड कर देंगे जहां हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रोकनी है, तो ये इनहिबिटर है। ये क्या है, इनहिबिटर है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है, ये सब क्या है, इनहिबिटर है फ्री रेडिकल के। तो इस तरीके से ये इनहिबिट कर देंगे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भैया, इसकी जो आपका फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर होगी जहां पर, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल वो प्लेनर होगी। कैसी होगी आपकी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। ये कैसी होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और वहां पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल बना रही होगी वो। ठीक है, तो क्या होगा, ये कार्बन आपका जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, ये कार्बन है, और इस पर 3 बॉन्ड लगे होंगे जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, 120 डिग्री पे। देन इसके बाद जो इसका जो पी, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल इसके अंदर रहेगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और उसमें आपका ये फ्री रेडिकल रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है उसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और एक पी ऑर्बिटल में। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन के यूनिट चैप्टर को मैं अलग से लूंगा। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसका क्या है, एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और जो एक p ऑर्बिटल है उसमें जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर उसका जो होगा एक, वहां पर एक जो आपका रेडिकल इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रेडिकल बनाएगा, रेडिकल फॉर्मेशन वहां से होगी। ठीक है, देन फ्री रेडिकल आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद हम चलते हैं कार्बोकेटायन पे।
नेक्स्ट हमारा है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, अब कार्बोकेटायन क्या होते हैं कि जब होमोलिटिक फिशन होगा तो मैंने बताया था दो चीज बनेगी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने साथ में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा, वो कार्बन आयन है। लेकिन जो दूसरा बचा जो ये किसकी वजह से डेवलप होता है? फॉर्म्ड ड्यू टू हेट्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की हेट्रोलिसिस से बनेगा। और हेट्रोलिसिस कैसे होगी? तो जो आपका ये XY एटम है, अगर Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा? ऐसे X पॉजिटिव प्लस Y नेगेटिव चार्ज के साथ बनेगा। तो ये Y जो आपका X पॉजिटिव है ये है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ये आपका कार्बोकेटायन बनना है और दूसरा कार्बन आयन बनना है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चलिए मैंने X प्लस वाई से भी समझा दिया, लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन का ये है और यहां पे ये X है और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास चला जाए तो यहां पर C ये पॉजिटिव चार्ज के साथ प्लस X नेगेटिव चार्ज के साथ आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपका ये क्या होगा? ये आपका कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक है, C पॉजिटिव वाला जो है आपका कार्बोकेटायन होगा। तो इनका भी क्या है ये भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की फॉर्म में बनते हैं। जितने ज्यादा उन पे अटैच्ड एटम होंगे वही उसकी फॉर्म हो जाएगी। अगर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है तो प्राइमरी हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन के बाद एक मिथाइल है तो सेकेंडरी हो जाएगा, देन टर्शियरी हो जाएगा। दो मिथाइल है टर्शियरी, तीन मिथाइल है तो टर्शियरी हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये बनते हैं। और ये क्या होते हैं कि सेक्सटेट रूल फॉलो करते हैं। सेक्सटेट होता है इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो शेयरिंग से जो ऑक्टेट पूरा करना था 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए दूसरे वाले ने, तो इसके तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अब इसके पास सिर्फ शेयरिंग के 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां पे ये क्या बनाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सेक्सटेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेक्सटेट भी बोलते हैं। अब क्या होता है स्ट्रक्चर इसकी कार्बोकेटायन की, जैसे मैंने वहां पे बताया था, इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है? ये भैया आपका बनना है। ठीक है, ये इसके साथ भी 3 बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो होगा आपका ये भी प्लेनर ही बनाएगा। ठीक है, जिसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा। और इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल होगा एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल जो थर्ड p ऑर्बिटल है इसका जो एम्प्टी होगा। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा इस कार्बन का, और ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है। एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है और इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है और हर उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? प्लेनर होगी इसकी भी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी भी स्ट्रक्चर क्या होगी? प्लेनर होगी कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर। अब ये स्टेबिलिटी को इसकी देखते हैं। जो आपके कार्बोकेटायन है इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? इनकी स्टेबिलिटी को हम देखते हैं ऐसे कि भाई रिलेटिव स्टेबिलिटी इनकी कैसे होती है और कैसे बनाते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी को भी अगर हम जनरली बात करें तो स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटायन की, तो नॉर्मली क्या होता है? टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, देन ये मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटायन, ये इनकी जनरल स्टेबिलिटी होती है। और बेंजीन के केस में क्या होता है कि बेंजीन के केस में भी इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? जैसे अब मैं टर्शरी से ये लेके चलूं
कि जो आपका मिथाइल ग्रुप जहां पर 3 हो वो मोर स्टेबल देन जहां मिथाइल ग्रुप 2 है CH पॉजिटिव चार्ज, और इससे ज्यादा, इसके बाद क्या आता है कि CH3 CH2, देन इसके बाद क्या आता है आपका मिथाइल पॉजिटिव। तो इनकी स्टेबिलिटी ऐसे होती है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है, देन इसके बाद में ये, और देन इसके बाद ये वाला आएगा। इसी तरह अगर हम फिनाइल की बात करें तो फिनाइल के केस में भी क्या होगा कि जहां ज्यादा हिंडर्ड, जहां 3 फिनाइल ग्रुप लगे होंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे PH3 के साथ में C पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन PH2 CH पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन PH CH2 पॉजिटिव। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहां भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी स्टेबिलिटी। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि भाई इसकी स्टेबिलिटी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल इससे समझ लेते हैं कि क्यों ये टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है। तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली मैं ड्रॉ करता हूं। एक तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये यहां मैं CH3 लिख देता हूं, यहां भी CH3 लिख देता हूं, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो भैया क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन को याद कीजिए कि इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां ट्रांसफर होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस स्ट्रक्चर को कि मैंने यहां से ये हटा दिया, ठीक है, और ये बन गया H पॉजिटिव सेपरेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तो एक मिथाइल पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक मिथाइल से आएगी, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक मिथाइल के साथ आएगी, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो CH3 C, अब ये वाला H भी जुड़ा हुआ है, ये वाला H भी जुड़ा हुआ है, और ये H और ये CH3। तो अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज मैं कहां दिखा दे रहा हूं, यहां पे आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ये बॉन्ड इधर मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया पॉजिटिव चार्ज को। अब इसी तरीके से तीसरी बन जाएगी इस हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, वो भी बना देते हैं। चलिए, अब H C H H C CH3 CH3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके ये वाला निकल गया। तो इस तरीके से एक मिथाइल ने 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दी। तो इसके पास कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल है। तो 3 मिथाइल से कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी टर्शरी में, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इसी तरीके से यहां पे कितनी बनेगी, यहां पे कितनी बनेगी, यहां पे बनेगी 6, ठीक है। और यहां पे कितनी बनेगी, यहां पे बनेगी 3। प्राइमरी में कितनी बनेगी, 3, और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि उसी तो कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। तो जब जिसमें जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो उतने ही टाइप से उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी इस तरह ज्यादा। अब फिनाइल के केस में क्या होता है, फिनाइल के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि बेंजीन के रिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं, ठीक है। फिनाइल के केस में क्या हो जाएगा कि ये आपका फिनाइल रिंग है, ठीक है, और मैं यहां पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहां मूव करेगा तो क्या होगा, मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहां मूव करेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, CH2 हो गया, और ये बॉन्ड यहीं कहीं, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। इसी तरीके से जब ये बॉन्ड यहां मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये बॉन्ड यहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज वापस इस पे चला जाएगा।
तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेट। अब ये तो मैंने एक बेंजाइल का एग्जांपल लेके बताया, तो सोचो कि यहां पर 3 है, तो उतनी ही ज्यादा कॉन्जुगेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, उतनी रेजोनेटिंग उतनी ज्यादा रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर हाइपर conjugation and more resonance increase the stability। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसकी स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना कार्बोकेटायन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलूंगा कार्बन आयन की तरफ। नेक्स्ट हम चलेंगे कार्बन आयन की तरफ। कार्बन आयन, इसमें मैंने जो बताया था आपको कि भाई कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, और ये क्या करेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, CH3 नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, प्लस Z पॉजिटिव ये अलग हो गया। तो जो ये आपका ये जो बना, यही जो है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन हो गया नेगेटिव चार्ज वाला, ये आपका क्या हो गया, कार्बन आयन हो गया नेगेटिव चार्ज वाला। अब कार्बन आयन में क्या होता है कि कार्बन आयन जो है वो कार्बोकेटायन के रिवर्स है, कार्बोकेटायन के रिवर्स है। ये बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होती है, ठीक है, और इनको भी क्लासिफाइड कैसे करते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी उल्टी होती है, रिवर्स होती है। प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, क्योंकि भैया क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा जहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ेगी, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी घटेगी। इसलिए स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी है, टर्शियरी कार्बन आयन की। टर्शियरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है टर्शियरी कार्बन आयन। ठीक है, तो इनको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इनकी रिवर्स ऑर्डर में बता दिया, स्टेबिलिटी कैसे होती है रिवर्स ऑर्डर में, और इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट से समझ सकते हैं जैसे, ठीक है, जैसे प्राइमरी क्या होगा आपका, प्राइमरी से पहले मिथाइल कार्बन आयन, देन उसके बाद CH3 CH2 नेगेटिव, देन उसके बाद CH3 होल ट्वाइस CH नेगेटिव, देन उसके बाद आपका CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, देन इसकी, देन इसकी, सबसे कम स्टेबल ये वाला रहेगा। स्टेबिलिटी को हम इससे कैसे समझ सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको एग्जांपल को ओपन करता हूं मैं इस वाले को, तो यहां पे एक CH3 C CH3 और CH3 नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी यहां पे है, तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉइटी है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इनकी बढ़ रही है, ऑलरेडी वहां पर नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज बियर करेगा भैया, कितना दोगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन वो ले ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, जबकि इसके केस में अब कार्बन आयन में भी, जैसे मैंने कार्बोकेटायन में बताया था, अगर वहां पर फिनाइल लगा हो, वहां पर फिनाइल लगा हो, ये लिख लीजिएगा आप पॉज करके वीडियो, अगर फिनाइल लगा हो तो वहां पर कहानी रिवर्स हो जाती है, वहां पे कहानी कार्बोकेटायन की तरह ही हो जाती है। ठीक है, कार्बन आयन में भी, तो जितने ज्यादा फिनाइल लगे होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूं कि अगर आपका
PH3C नेगेटिव, देन PH2CH नेगेटिव, देन PHCH2 नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी यहां पे जो होगी, यहां पे स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन फिर वही है रेजोनेंस। रेजोनेंस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैटर नहीं करता। अगर रेजोनेंस है तो वो चार्ज भी उस पर रोटेट करेगा, रेजोनेंस में वो चार्ज भी रोटेट करेगा। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बन आयन की फिनाइल रिंग अगर लगा होगा तो यहां पे ज्यादा होगी। रेजोनेंस की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन भी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहां पे कहानी थोड़ी रिवर्स हो जाती। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी कार्बन आयन की, तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर कार्बन के साथ, ये आपका कार्बन है, 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है वहां पर। ये क्या है? एक्स्ट्रा लोन पेयर। ये पी ऑर्बिटल है आपका, पी ऑर्बिटल। ये पूरा ऑक्टेट पूरा कर रहा है इसका। तो इसके जो जितने भी बॉन्ड होंगे उनके बीच का एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो होगी आपकी, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये लोन पेयर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रैक्ट कर देगा ये लोन पेयर, ये बॉन्ड को मूवमेंट करा देगा और इसकी स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी, कार्बन आयन की भी। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद लास्ट जो मोइटी बचती है वो है कार्बीन। ये होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन ये सब समझ में आ गया होगा। एक इससे थोड़ा अलग है कार्बीन। कुछ कुछ मोइटी, कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर कार्बीन की फॉर्म होती है। कार्बीन क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर, ये न्यूट्रल मोइटी स्पीसीज होती है कार्बीन भी, तो इसको ऐसे वो करते हैं, वहां पर बॉन्ड 2 होते हैं और एक फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कार्बीन। कार्बीन इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको ऐसे 2 CH2, ये कार्बीन होता है आपका। कार्बन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मोइटी है, न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज है और ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास भी, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेक्स स्टेट बनाता है ये भी। ठीक है, न्यूट्रल मोइटी है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेक्स स्टेट बनाता है। और ये इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल की बात होती है जब भी इलेक्ट्रॉन की बात होती है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, जिसमें जहां वैलेंसी बन रही है। सिंपलेस्ट कार्बीन मिथाइलिन होता है, इसको मिथाइलिन बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन भी बोलते हैं इसको, मिथाइलिन। और ये बनता कैसे है? ये डायजोमीथेन एक रिएजेंट है, उसके क्लीवेज से बनता है लाइट की प्रेजेंस में। क्या होता है? ये CH2N2, ये डायजोमीथेन है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और CH2 फ्री रेडिकल प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये CH2 जो फ्री रेडिकल टाइप की मोइटी बन जाएगी। अब इसका क्लीवेज होता कैसे है उसको समझने के लिए मैं CH2 की स्ट्रक्चर खोल के लिख लेता हूं। ये CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये चार्ज लाइट की प्रेजेंस में ये यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे हमारा बनेगा CH2 नेगेटिव बॉन्ड N पॉजिटिव, और यहां ट्रिपल बॉन्ड N। ये तो न्यूट्रल हो गया। अब इसको क्या करने के लिए, इसको वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन निकल जाएगी और जो हमारा ये इसके पास ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके पास गया है, इसको हम ऐसे शो कर देंगे CH2, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस आपकी नाइट्रोजन गैस जो निकल गई। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा पूरा मैकेनिज्म। तो ऐसे लाइट की प्रेजेंस में
ये रिएक्शन होके वो बनेगा। और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, कार्बीन्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। जहां भी इनका एडिशन जनरली डबल बॉन्ड के ऊपर होता है, बहुत फास्ट होता है। जहां भी इनको डबल बॉन्ड मिलेगा ये क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, वहां पे साइक्लिक रिंग बना लेंगे, CH2, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि भैया ये गया इसके पास और ये आया वापस इसके पास, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पर रिएक्शन होगी और आपका ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये था आज रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले जो मैंने कवर किया, फिशन किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है, होमोलिटिक होता है, हेट्रोलिटिक होता है। होमोलिटिक फिशन में फ्री रेडिकल बनते हैं और हेट्रोलिटिक फिशन में आपके कार्बन आयन कार्बोकेटायन, दो तरीके की मोइटी बनती है। तो एक फोर्थ मोइटी होती है कार्बिन जो बनते हैं। अब इन्हीं सबको नॉलेज में रखते हुए हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहां पर हम थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।